भारतीय संस्कृति है वो शुरुआत से ही वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो सबसे पहले जो बेसिक राइट है नेचुरल जस्टिस का, वही चीज उनको नहीं मिल रहा है। लाहौर में 40% हिंदू थे, कराची में 40% हिंदू थे। आज 70 वर्षों में आप देखेंगे तो वहाँ पे 1-1.5% हिंदू रह गए। हमने देखा था कि पोलैंड जला था, फिनलैंड जला था, डेनमार्क स्वीडन दोनों जले। तो आप अगर भले आप राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं या नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। मेरा नाम समीर सिंह है और हम यहाँ प्रस्तुत हैं मानवाधिकार के पर विचार रखने के लिए, और मैं राजनीतिक विज्ञान दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा नाम चेतविक है, मैं मूलतः नोहर राजस्थान से आता हूँ। अभी मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में तृतीय वर्ष का हिस्ट्री ऑनर्स का विद्यार्थी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित भाटिया है और मैं गुजरात के कच्छ ज़िले से आता हूँ। मैं अभी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में अभ्यास कर रहा हूँ और मैं भी द्वितीय वर्ष में हूँ। तो मानवाधिकारों को लेकर जो मेरा मत है, मेरा मत यही है कि मानवाधिकारों का मतलब क्या होता है। हम जब शुरुआत कर रहे हैं चर्चा की कि अगर आप इस धरती पर अगर आपका जन्म हुआ है, जन्म होने से ही आप कुछ राइट्स के साथ, कुछ अधिकारों के साथ पैदा होते हैं, जिनको आप ह्यूमन राइट्स कहते हैं। जितना मैं समझ पाता हूँ कि आपको बोलने की आज़ादी हो, आपको बात रखने की आज़ादी हो, अच्छा खाना आपके पास हो, आप एक अच्छे और साफ़ सुथरे वातावरण में रह सके। तो इन सब चीज़ों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए मानव अधिकारों ने अलग अलग, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या भारत हो, अलग अलग विभाग बनाए हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मानवाधिकार हनन हो रहा है आजकल, या किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं? देखिए, मानवाधिकार का हनन हो रहा है नहीं हो रहा, उसके ऊपर तो सबके अपने एक अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। मेरा सबसे पहले ये कहना है कि जो मानवाधिकार है, ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, इसके ऊपर कौन कितना विश्वास रखता है ये ज़्यादा मैटर करता है। उसके अनुसार ही हम इस चीज़ का एक तरीके से आंकलन कर सकेंगे कि इसका हनन हो रहा है या फिर इसका खंडन हो रहा है या इसकी पालना हो रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, कहीं ना कहीं जो संस्कृतियाँ होती हैं उसका इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, वो शुरुआत से ही वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस प्रकार की बातें करती है। तो हम पूरे विश्व को एकता के जो बंधन है उसके अंदर बांधते हैं। तो जब हम सबको एक नज़रिए से देखने लगते हैं तो अपने आप सबके अधिकारों की जो बात है वो हमारे हृदय की गहराई से निकल कर आती है। तब हम सभी को सभी के अधिकारों के जो सभी को सभी के अधिकार देने के लिए राजी होते हैं। मेरा ये मानना है कि जो संस्कृतियाँ होती हैं उसका एक बहुत अहम रोल होता है मानव अधिकार के अंदर। इसलिए भारतीय सभ्यता जो है वो शुरुआत से ही मानव अधिकार की प्रणेता रही है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इंसान की, रोटी कपड़ा मकान, वो उसको सही से मिल सके, वो मानव अधिकार में आता है मेरे हिसाब से। परंतु आज के दौर में मानव अधिकार का दायरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की मानसिकता भी बढ़ रही है, लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। लोगों को रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा ज़रूरत आज के पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट का भावना आता है, सिक्योरिटी का भावना आता है, वो भी पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन आपकी बात से मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बढ़ाना चाहता हूँ आगे, कि आपने कहा कि ह्यूमन राइट्स का दायरा क्या होना चाहिए। अभी हम ये देख रहे हैं कि आप अगर कुछ भी बोलते हैं देश में या विदेश में कहीं भी, तो आप अगर भले आप राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं या नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि उन सब वक्तव्यों को छिपाने के लिए आप ह्यूमन राइट्स का सहारा ले लेते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। जैसे हमने अभी देखा कि कुछ JNU जैसे विश्वविद्यालयों में, या जब दिल्ली में राइट्स हुए थे तभी भी बहुत से ऐसे बयान दिए गए थे लोगों के द्वारा। तो जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो जो मानवाधिकार के जो विशेषज्ञ हैं, या जिनको हम कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स के जो प्रोटेक्टर्स हैं, वो आके ये कहने लगते हैं कि ये तो आप उमर खालिद, अगर मैं नाम भी ले सकूं, अगर मैं नाम ले सकता हूं तो इन सब लोगों, जब ये लोग देश के विरोध में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, अराजक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, और जब इनके खिलाफ कोई एक्शन होता है या सरकार अपनी कार्यवाही करती है, तो ह्यूमन राइट्स के जो प्रोटेक्टर्स हैं या जो ह्यूमन राइट्स को मानते हैं बहुत लोग, वो आके ये कहने लगते हैं कि ये मानव अधिकारों के खिलाफ है, ये मानव अधिकारों का हनन है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मानव अधिकार इतने बड़े हैं कि आप उनके दायरे में रह के कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे फिर वो अराजक माहौल पैदा करे या फिर वो ऐसा एक एटमॉस्फेयर बना दे आपके पास कि आपका रहना मुश्किल हो जाए, जैसा अभी हो रहा है। मतलब अगर आप कुछ भी ऐसा बोलेंगे जो समाज में एक ऐसी भावना को उत्पन्न कर रहा है जिससे समाज की जो एक संघीय ढांचा है उसको नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन क्योंकि आप मानव अधिकार हैं आपके पास, तो आप क्या मानव अधिकार आपके इन बयानों को छिपा सकते हैं? आप इन मानव अधिकार को एक शील्ड बना के आप क्या कुछ भी बोल सकते हैं?
देखिए, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी कन्फ्लिक्ट आता है नेशनल इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स का, तो हमें हमेशा हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखने की ज़रूरत है। अब देखिए, समस्या तब आ जाती है, देखो मैं पहले ये कह देता हूँ कि मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करता हूँ कि हर एक इंसान के उसके मानव अधिकार होते हैं, परंतु समस्या वहाँ पे आती है जब ये मानव अधिकार के एक्टिविस्ट उन लोगों के लिए एक्टिविज्म करते हैं जो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे इंटीग्रिटी के लिए, सोवरेनिटी के लिए एक थ्रेट होते हैं। जब आतंकवादियों के मानव अधिकार की बातें की जाती हैं, जब मैंने देखा था एक जगह, मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल के अंदर कि कुछ मानव अधिकार जो एक्टिविस्ट हैं वो किसी रेपिस्ट के लिए ह्यूमन राइट्स की डिमांड कर रहे थे कि उसको जिस प्रकार का डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। मेंटली इस चीज़ को हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि मानव अधिकार जो है वो मानव के लिए है, वो दानवों के लिए नहीं है। बिल्कुल। और मानव और दानव में जो फर्क है वो यहीं पर दिख जाता है कि उसके किस प्रकार के कर्म है। अब अगर किसी बलात्कारी के लिए मानव अधिकार की डिमांड की जाती है तो जो कार्य उस बलात्कारी ने किया है वो अपने आप में एक पाप है, तो वो किसी दानव ही उस प्रकार का कोई कर्म कर सकता है। तो उनके अगर हम मानव अधिकार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में पूरे मानव अधिकार के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उन्हीं को चैलेंज कर देता है। और आपने एक बात कही थी, जब वेस्ट और भारत की जब हम बात कर रहे थे विद रिगार्ड्स टू द ह्यूमन राइट्स और उसके ऊपर जो यहाँ की फिलॉसफीज़ हैं, हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लें, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम की बात कर लें, वहाँ पर क्या रहता है कि इंटरनेशनली वो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हैं एक तरीके से टॉर्च बियरर, फ्लैग बियरर्स ऑफ ह्यूमन राइट। वो अलग अलग जगह जाते हैं, अपने लेक्चर्स प्रेजेंट करते हैं, अपने व्यूज़ डिलीवर करते हैं कि भाई जो कैसे ईस्ट है वो ह्यूमन राइट्स के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और वेस्ट काफ़ी ऊपर है। परंतु हम इस चीज़ को क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं कि विश्व के अंदर ज़्यादातर जितने भी मास लेवल पे ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा हुई हैं। अमेरिका ने जो सीरिया इराक में किया, अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में किया, इवन जो जेविश कम्युनिटी के अगेंस्ट जर्मनी में किया, नाजी जर्मनी में जब हिटलर के अंडर वहाँ पे हुआ था, तो देख सकते हैं ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो केसेस हैं मास लेवल पे वो वेस्ट से आते। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मानवों में और दानवों में बहुत फ़र्क करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जो जुडिशियल सिस्टम है, जो भारत की न्याय प्रणाली है, उसमें बहुत बदलाव की ज़रूरत है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम सबको निर्भया कांड याद होगा। अब आप देखिए उन रेपिस्ट जिन्होंने एक महिला को उसके साथ इतना घिनौना व्यवहार करके उसकी ऐसी दशा कर दी कि उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे घिनौने अपराधियों को 12 वर्षों तक, हमें 12 वर्ष लग गए उनको फांसी की सज़ा देने में। आप सब जानते हैं कि तारीख पे तारीख पड़ती थी, वो बार बार जब भी उनको क्या बोलते हैं उनको सज़ा दी जाती थी, वो बार बार वकील का इस्तेमाल करके अपनी सज़ा को उसको स्टे दिलवा देते थे या उस पर वापस एक तारीख पढ़वा देते थे। और जो निर्भया है, जिनकी माता पिता जो पीड़ित हैं, उनके माता पिता को 12 वर्षों तक बार बार कोर्ट में जाके बार बार पेश होना पड़ता था। और यही हम आज भी देख रहे हैं कि अगर कोई महिला के साथ कुछ ऐसे कृत्य करता है घिनौने, तो उसके पास न्याय प्रणालिका में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि क्योंकि वो भी ह्यूमन है, क्योंकि वो भी मानव है, तो उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए। तो मुझे बिल्कुल लगता है, और मैं आपकी बात से समर्थन भी करता हूँ आपकी बात का, कि कुछ कृत्य, कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए क्षमा नहीं होती। अगर आपने किसी महिला के साथ या आपने ऐसी घिनौनी हरकत की है कि जो मानवों के दायरों से बाहर है, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आपको तभी के तभी उस कृत्य के लिए सजा मिलनी चाहिए। और क्योंकि आज ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हम देखते हैं कि किसी के साथ रेप हो रहा है, महिला के साथ कुछ भी हो रहा है, उसके अपराधी जेल तो चले जाते हैं लेकिन फिर निकल जाते हैं, फिर उनको जमानत मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के लिए होने चाहिए, राक्षसों के लिए नहीं, इन ह्यूमन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए ह्यूमन राइट्स। और अगर आप जुडिशियल एंगल यानी कि लीगल एंगल से भी देखें तो मानव अधिकार का हनन उनके परिवार के साथ भी हो रहा है, यानी कि निर्भया और उनके जैसे लोगों के परिवार के साथ, क्योंकि उनके जो राइट्स है, एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो सबसे पहले जो बेसिक राइट है नेचुरल जस्टिस का, वही चीज़ उनको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ मानवाधिकार का हनन हो रहा है। तो हम एक इस चीज़ पे भी आ सकते हैं, एक छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पे जुडिशरी के बारे में, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यानी कि जल्दी न्याय व्यवस्था, इसके बारे में कदम उठाया जाए। तो आज के दौर में यह तो बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत जैसे देश में जो एक डेवलपिंग कंट्रीज है, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी में भी बहुत ज़्यादा आगे आता है, तो उस देश में किस तरह से ज़्यादा लोग के पास न्याय पहुँचाया जाए, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। और इसके बारे में जो स्टेट मैकेनिज्म्स हैं
उनको बढ़ाना चाहिए। इसमें दूसरा रोल आता है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी, वो किस तरह से हमारे जैसे देशों में यानी कि एशियन कंट्रीज जो कि ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ रहते हैं, तो उसमें वो किस तरह से वर्क करें। बट हम यह भी देखते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम फेल होते हैं, और उनका जो उद्देश्य रहता है वो केवल सेलेक्टिव एक्टिविज्म रहता है, कि यानी कि जो उनके एजेंडा में आ रहा है उसके लिए वो काम कर रहे हैं, और जो उनके एजेंडा में नहीं आ रहा है वो उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम देखें रशिया यूक्रेन का उदाहरण, तो लोग तो दोनों तरफ से मर रहे हैं, परंतु उनका खुला खुला समर्थन केवल और केवल यूक्रेन के साथ जा रहा है। तो ये हम देख सकते हैं किस तरह से एक पक्ष की ओर बायसनेस उनका सीधा सीधा बिल्कुल, ये तो आप देखिए इतनी बायसनेस है, मतलब ये तो कि आप देखिए जब रशिया यूक्रेन का युद्ध होता है तब आप यूक्रेन को इसलिए डिफेंड करते हो क्योंकि वो कमजोर देश है, आप कमजोरों पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन वही चीज़ जब इसराइल फिलिस्तीन में आती है तो आप इसराइल को सपोर्ट करने लगते हैं। तो ये वेस्ट का जो एक हिपोक्रेसी, में एक नया इसमें बिंदु जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि भारत की जो सभ्यता है मानव अधिकारों को लेकर है, जो हमारे विचार हैं कि महिला और पुरुष के लेकर भी कि दोनों बराबर हैं, तो जब हमारी ये संस्कृति थी तो आपको क्यों लगता है कि हमें अभी विमेन रिजर्वेशन बिल लाना पड़ा? क्योंकि देखिए लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं के उत्पाद बहुत कम है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से भी कि ऐसा क्या हुआ हमारे देश में कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, जो हमारा इतिहास था कि महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं है, उल्टा महिलाओं को पुरुषों से ऊपर का दर्जा दिया गया जाता था। तो ऐसा क्या हुआ हमारे देश में कि हमको ऐसे कानून लाने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि महिला देखिए आप, ना वो विधानसभा में इतने उत्पात में है, ना वो लोकसभा में इतने उत्पात में है, तो उनकी आवाज़ बढ़ाने के लिए, उनके मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें ऐसे कानून लाने पड़े। तो क्या लगता है आपको, ऐसा क्या हुआ? इसका क्या था, पहले मैं जो रशिया यूक्रेन वाला बिंदु है उस पर कुछ कहना चाहूँगा। देखिए वहाँ पे तो ये है कि कौन अग्रेसर है और किसके अगेंस्ट एग्रेशन किया जा रहा है, मेनली हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। हालांकि मैं इस चीज़ से सहमति रखता हूँ कि देखिए इजराइल फ़लस्तीन का जो पूरा मुद्दा था, उस मुद्दे के अंदर ये हुआ था कि अब की बार जो एग्रेशन था वो फ़लस्तीन की तरफ से किया गया था, लेकिन इजराइल को पूर्णतः उसके अंदर क्रिमिनलाइज कर दिया गया कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, और कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो फ़लस्तीन को पूरी तरह क्रिमिनलाइज कर देती है। वहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पर इजराइल ने क्या किया, उसने ह्यूमन राइट्स से ऊपर अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखा कि जब उसकी सोवरेनिटी, अरे उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा आ जा रहा है, तो ऐसे के अंदर अगर ह्यूमन राइट्स को वो आगे रखेगा ना कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को, तो वो अपना वजूद ही खो देंगे, उनका एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए वो विषय एक बार के लिए छोड़ते हैं। आपने यहाँ पर कहा जो ऐसी क्या नौबत आती है कि भाई हमारे देश को उस प्रकार के कानून लाने की ज़रूरत पड़ती है अधिकार देने के लिए, जबकि हमारी जो सभ्यता थी वो बहुत रिच थी कल्चरली। देखिए मेरा ये मानना है कि हमारा जो राष्ट्र है उसने कई सालों का संघर्ष देखा है। हमारा राष्ट्र ऐसा राष्ट्र है, हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो कई बार कॉलोनाइज हुई और आज़ाद हुई, चाहे वो जो लोधी डायनेस्टी हो, चाहे वो उसके बाद में आए मुगल हों, उसके बाद में आए अंग्रेज़ हों, और आज भी जो वैचारिक रूप से कॉलोनाइजेशन चल रहा है इस देश का, चाहे वो हो। तो इन समस्याओं के कारण क्या है, जो हमारी मूल संस्कृति है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है, इसलिए ये इशू आता है। और आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी, मैं पूर्णतः सहमत हूँ। देखिए सेलेक्टिव एक्टिविज्म होता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 से काम कर रही है, ह्यूमन राइट्स वॉच 1978 के आसपास से काम कर रही है, परंतु जब उनका एक्टिविज्म सामने आता है कश्मीरी हिंदुओं के साथ में जो होता है कश्मीर के अंदर, जो 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में हो रहा है, और अभी भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कश्मीर के अंदर जो हिंदू हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, तो उस प्रकार के इश्यूज के अंदर इन लोगों का एक्टिविज्म हमें नहीं दिखाई देता है। इनका एक्टिविज्म कहाँ पे आता है, जब इस देश के अंदर, इसी देश की यूनिवर्सिटी के बच्चे इसी देश के विरुद्ध नारेबाजियां करते हैं, इसी देश के विरुद्ध गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और उनके अगेंस्ट अगर सरकार कोई कार्रवाई कर देती है तो वहां पे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, ना कि इन राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वाले बच्चों को। बिल्कुल, इसीलिए शुरुआत में भी मैंने कहा था कि ह्यूमन राइट्स का दायरा बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ को ह्यूमन राइट्स का नाम लेके आप उसको दबा नहीं सकते कि नहीं ये मानव का अधिकार है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के अगेंस्ट जाएं, अगर नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाएं, तो उनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होनी और होनी ही चाहिए। और इसमें मैं एक बिंदु और ऐड करना चाहूँगा कि जो सेलेक्टिव एक्टिविज्म है वो कई बार बहुत एक पॉलिटिकल रंग ले लेता है, वो बहुत घिनौना होता है। देखिए जो मणिपुर में हुआ था, अगर आपको इंसिडेंट याद हो कि कुछ महिलाओं को वहाँ पे बहुत दुर्व्यवहार हुआ था उनके साथ में, उसका पूर्णतः वर्णन करना भी कहीं ना कहीं एक अंदर से एक घृणा का भाव जगाता है कि इस देश में क्या हो रहा है। तो वो बहुत घृणात्मक गतिविधि थी, उसका विरोध किया जाना चाहिए था, किया गया, और मैं अभी भी उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि जस्टिस जो है वो अभी तक मैं मानता हूँ कि प्रॉपरली डिलीवर नहीं किया गया है।
उसी प्रकार की जो हरकतें हैं वो वेस्ट बंगाल में भी होती हैं और राजस्थान में भी होती हैं। लेकिन जो एक्टिविज्म है वो मूलतः और मुख्यतः सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के इंसिडेंट के ऊपर किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर जो सेंट्रल पार्टी अभी जो गवर्न कर रही है उसका रूल नहीं था, राजस्थान के अंदर उस समय उस पार्टी का रूल नहीं था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो अपोजिशन के लीडर्स थे जिन्होंने मणिपुर के ऊपर बहुत अच्छा एक्टिविज्म किया, जिसकी मैं कहीं ना कहीं तारीफ भी करता हूँ कि वो एक्टिविज्म जरूरी भी था, उस प्रकार का एक्टिविज्म हमें बंगाल के केस में या राजस्थान के केस में उस समय नहीं देखने को मिलता। बिल्कुल, ये बहुत और एक शर्मनाक बात ये है कि आप महिलाओं के साथ जो घिनौने कार्य हो रहे हैं वो आप आवाज़ उन जगहों पे उठा रहे हैं अपनी राजनीतिक सहूलियत देखकर कि यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो हमारी राजनीतिक नुकसान ना हो जाए हमें कहीं। अगर यूपी में किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो आप पूरा फौज लेके पहुंच जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वही अगर राजस्थान में होता है तो किसी की एक आवाज़ भी नहीं निकलती है। बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ देख के हमें शर्म भी आती है, और जब हम डिबेट्स भी देखते हैं टीवी पे तो हमें लगता है कि एक पार्टी के नेता बोलते हैं आपके राज्य में इतने हो रहे हैं, दूसरे बोलते हैं आपके राज्य में इतने हो रहे हैं। हम ये देख के सोचते हैं कि ये महिलाओं की बात हो रही है, किसी खिलौनों की या उसकी बात नहीं हो रही कि तुम्हारे राज्य में इतने हैं हमारे राज्य में इतने कम हैं तो हम जीत गए या हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। तो इसीलिए अगर आपको मानवाधिकारों पर सच पे अगर जोर देना है तो आप इन सब चीज़ों पर दीजिए, ना कि आप अपनी राजनीतिक सहूलियत, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन लोगों को सपोर्ट कीजिए ह्यूमन राइट्स के नाम पर, जो सच में देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं एक चीज़ और यहाँ पे लाना चाहता हूँ कि अब हम दिल्ली में क्योंकि हम रहते हैं तो ह्यूमन राइट्स में एक और चीज़ आती है, अच्छी हवा, अच्छा पानी। ये लोगों को मिलना उनका सब, मैं कहता हूँ मूलतः ह्यूमन राइट तो यही है, आपको अच्छी ज़िंदगी के लिए अच्छा पानी और अच्छी हवा मिलनी चाहिए। अब दिल्ली के लोग तो मतलब आदत हो गई है उनको तो गंदी हवा में सांस लेने की, और यमुना की हालत तो हम सब देखते ही हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि चुनाव में जो प्रदूषण है या जो गंदा पानी है ये एक बहुत प्रखर मुद्दा होना चाहिए? क्योंकि आप देखिए ये तो सीधा सीधा आपकी ज़िंदगी से जुड़ रहा है। जो बूढ़े लोग हैं या जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी आप सोचिए 550 AQI किसको बोलते हैं? 550 AQI मतलब आप लगता है किसी इंडस्ट्री के चिमनी के वहाँ पे खड़े हैं, इस तरीके की हवा आप ले रहे हैं रोजाना। तो आपको क्या लगता है कि एक प्रकार से जहर पी रहे हैं जहर पी रहे हैं आप? तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्यों लोगों के लिए इसमें इन मुद्दों को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है। जब चुनाव भी आते हैं दिल्ली के या कभी भी, तो क्यों इन मुद्दों को केंद्रित नहीं किया जाता कि कुछ भी हो जाए हमें कम से कम अच्छा हवा और अच्छा पानी तो उपलब्ध हो भारत की राजधानी में। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, हवा, पानी, इसमें हम लोगों का भी योगदान बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम लोग भी अपने एंड से, जो ह्यूमन राइट्स की बात आती है, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम लोग कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। आप लोग का इस पे क्या विचार है? देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा ना कि ये इतना एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होकर भी ये छुप जाता है, हवा का, पानी का, या जो बेसिक नॉइस पोल्यूशन हो गया, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन हो गए, ये इसलिए छुप जाता है मुद्दा क्योंकि जो सरकारें हैं, जो पार्टियां हैं, वो इन मुद्दों को फ्रीबीज या फिर अन्य इस प्रकार के मुद्दे उठाकर दबा देती हैं। जनता वोट देते समय ये नहीं सोचेगी कि भाई कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी यहाँ पे प्रदूषण कम करने में काम करेगी, कौन सी पार्टी यहाँ पर ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं एक साफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने पे काम करेगी। आजकल क्या है, जनता भी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है कि कौन मुझे ज़्यादा यूनिट बिजली मुफ्त दे रहा है, कौन मुझे पानी कम रेट पे दे रहा है, कौन मुझे ज़्यादा मुफ्त चीज़ें प्रोवाइड करा पा रहा है। तो ये जो फ्रीबीज का एजेंडा रहता है, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को, जो बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है परंतु मेन स्ट्रीम मीडिया भी इनको तक कवर नहीं करती है, छुप जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो फ्रीबीज वाला है वो इस तरह से सपोर्ट किया जाता है कि ये ह्यूमन राइट्स का ही एक एक्सटेंशन है। क्योंकि जो फ्री खाना, फ्री पानी, ये सब उसके लिए जब वो पे नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उससे छुपाया जाता है कि ये पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यानी कि प्रोवाइडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ज़रूरत है जिन लोगों को उनको मुफ्त देना। Exactly. और राज्य में जितने लोग हैं उनको मुफ्त देने में बहुत फर्क है। अगर आप ऐसी योजना ला रहे हैं कि चलिए आपकी आमदनी अगर इतने से कम है, 4 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, तब आपको फ्री बिजली मिले, वो पूरी अलग चीज़ हो जाती है। अगर आप ये कहते हैं कि जितने भी लोग रह रहे हैं इस राज्य में हम सबको मुफ्त देंगे, वो अलग हो जाता है। वो कल्याणकारी योजनाओं में हम नहीं मानते, मैं तो पर्सनली नहीं मानता कि उसको आप कल्याणकारी योजना या ह्यूमन राइट्स के लिए दी हुई योजना आप मान सकते हो, क्योंकि वो तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आप लोगों को लुभाना चाहते हो फ्री की चीज़ें देकर। और मैंने एक चीज़ इसलिए भी मेंशन की पोल्यूशन वाली या पानी वाली, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जो एक रिपोर्ट आई थी अभी, मैं नाम भूल रहा हूँ कौन सी एजेंसी की, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में जो लोग 10 वर्ष तक और रहेंगे, उनके जो बच्चे होंगे आने वाले, उनके जो लंग्स हैं, उनकी साइज़ छोटी हो जाएगी, क्योंकि हम ऐसे वातावरण में कॉन्स्टेंटली हर वर्ष रह रहे हैं। तो आप सोचिए, इतना जटिल मुद्दा, इतना प्रभावकारी मुद्दा जो लोगों को इतना प्रभावित कर रहा है बायोलॉजिकली भी, उसकी कहीं कोई बात नहीं होती।
मैं एक और मुद्दा उठाना चाहूँगा यहाँ पे इस विषय से, मतलब इस विषय का ही है परंतु इस मुद्दे से हटकर वो मैं मुद्दा लाना चाहता हूँ, वो है रेफ्यूजीज का मुद्दा। देखिए क्या होता है कि कई देशों में, मुख्यतः जो यूरोपीय देश हैं उनका मैं उदाहरण लेते हुए बताना चाहूँगा, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हों, यूक्रेन पोलैंड वाली कंट्रीज हों, क्या रहता है कि जब रेफ्यूजीज वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें हम ह्यूमन राइट्स देने के चक्कर में पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने राष्ट्र में रख लेते हैं, वो बस जाते हैं, कुछ समय के बाद में वहीं पे वो लोग उग्रवाद को जन्म देते हैं। हमने देखा था कि पोलैंड जला था, फिनलैंड जला था, डेनमार्क स्वीडन दोनों जले थे। देखिए मैं अगर हम इस चीज भारतीय में परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में 1971 से यानी कि और उससे भी पहले से जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, तो 1971 में हमें देखने को मिलता है किस तरह से भारत पे एक बर्डन बन गया था, कि इस तरह बर्डन बन गया था कि हमें युद्ध पे उतरना पड़ा। और आज भी हम देखेंगे कि किस तरह से पूर्वोत्तर के राज्य के कई जो इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स है, यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनफैक्ट वहाँ पे जो टेररिज्म भी है कहीं ना कहीं वो ये रेफ्यूजी क्राइसिस से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और आपने बांग्लादेशी रेफ्यूजीज का यहाँ पे जिक्र किया एक प्रकार से, तो अगर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था रिसेंटली, उसके अंदर ये खुलासा होता है कि जो दिल्ली दंगे हुए थे उनके अंदर बहुत सारे दंगाई जो थे वो उस एथनिसिटी के थे जो इस देश की ही नहीं है। एक प्रकार से वो रेफ्यूजीज थे, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज दिल्ली में आके सेटल हो गए थे, वो अब यहाँ पे दंगों को जन्म दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उनको इतने अधिकार दे दिए, उनके ऊपर इतनी ढिलाई हमने कर दी ह्यूमन राइट्स के नाम पर, फंडामेंटल राइट्स के नाम पर, राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ वुमेन, राइट्स ऑफ सिटीजन के नाम पर, राइट्स ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम पर, कि अब वो हमारे ही देश को कहीं ना कहीं अंदर से खाने लग गए हैं। मैं इस पे एक सवाल आगे लाना चाहूंगा कि जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हम उन्हें तो प्रोवाइड कर देते हैं, बट क्या उस वो राइट को एक्नॉलेज करते हैं? यानी कि एक थ्योरी आता है पॉलिटिकल साइंस में कि जब भी हम राइट्स देते हैं तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं साथ ही साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले। परंतु हम देखते हैं कि वो राइट्स तो ले लेते हैं, परंतु वो जो राष्ट्र के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो दायित्व होता है, वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो इस पर आपका क्या? इसीलिए होता है, देखिए, क्योंकि आप इस देश में बचपन से रह रहे हैं, आपकी पुश्तें जो है, आपके जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो इस देश में पैदा हुए हैं, तो आपका इस देश से एक जुड़ाव है, आप इस देश से प्रेम करते हैं, आपका एक दिल से आप चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस देश से। जो रेफ्यूजीज हैं वो, उनके लिए ये एक रहने का ठिकाना है, उनके लिए भारत एक रहने की जगह है, हमारे लिए भारत एक माता है। तो जब आप एक राष्ट्र को एक माता की तरह या आपका मदरलैंड की तरह आप देखते हैं, जब वहाँ पे रहते हैं, तो ऑब्वियसली आप उस राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो अच्छे से निभाएंगे, और जो रेफ्यूजीज है वो नहीं कर पाएंगे। मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ना चाहता हूँ ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण भी है। हम देखते हैं कि हमारे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जब बाहर गए थे तो वेस्टर्न मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था कि भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका क्या स्थिति है, किस तरीके से आप उनके राइट्स के लिए काम कर रहे हो। तो हमें तो पता है भारत में कि जो मुस्लिम्स हैं या सिख्स हैं या जैन हैं, उन सब अच्छे से फल फूल रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। आप देखिए हर जगह हर किसी को अपनी इबादत गाँव में जाने की पूरी आज़ादी है। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदुओं की हालत है, अफगानिस्तान में जो हिंदुओं की हालत है, आप देखिए 1947 में पाकिस्तान में, अगर मैं ईस्ट और वेस्ट दोनों को मिला लूँ, बांग्लादेश वाला भी, तो कम से कम 24 से 25% हिंदू थे। लाहौर में 40% हिंदू थे, कराची में 40% हिंदू थे। आज 70 वर्षों में आप देखेंगे तो वहाँ पे 1-1.5% हिंदू रह गए हैं। सिंध में जो है कम से कम 10 से 12% हिंदू बच चुके हैं। बाकी हिंदू कहाँ गए किसी को नहीं पता, किस तरीके से उनके मंदिरों पे हमला हुआ है। पाकिस्तान में तो मुझे लगता है 4-5 फंक्शनल मंदिर बचे हैं बस, बाकी तो सबको ध्वस्त कर दिया गया है। और आए दिन पाकिस्तान से हिंदू महिलाओं को, हिंदू बेटियों के कन्वर्जन की भी खबरें आती हैं। मतलब ये तो प्रत्यक्ष है, उसको तो प्रमाण की भी जरूरत नहीं। कि आप अगर डेमोग्राफिक चेंज देखेंगे पाकिस्तान में 70 वर्षों में 24% से 1-1.5% पे आ गया है। तो वेस्टर्न मीडिया जब भारत से सवाल पूछती है, जहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन 7-8% थी आज़ादी के समय, आज वो बढ़ के 14-15% हो गई अगर हम 2011 के सेंसस को एज अ एग्जाम्पल लें। तो ये वेस्टर्न मीडिया कहाँ चला जाता है जब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पे इतना जुल्म होता है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ तो है ही नहीं है, वाइप कर दी गई है। अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज़ पर ये हालत होती है। अब हमने बांग्लादेश में देखा था कि इस्कॉन मंदिर पे हमला हुआ था, वहाँ पे दुर्गा पूजा के टाइम पे मूर्तियाँ तोड़ी गई थी। तो ये जो हिपोक्रेसी है ह्यूमन राइट्स को लेकर वेस्टर्न मीडिया की, कि भारत से तो आप माइनॉरिटीज़ पे सवाल पूछेंगे, जबकि भारत में माइनॉरिटीज़ की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के अलग से एक मंत्रालय भी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यहाँ पे इतना फंड्स दिया जाता है, वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीनें हैं। तो ये वेस्टर्न मीडिया कहाँ चला जाता है पाकिस्तान के समय, अफगानिस्तान के समय, बांग्लादेश के समय? ये इसलिए होता है क्योंकि जो वेस्टर्न मीडिया है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके माइंड में एक क्लियर पर्सपेक्टिव है कि जो भारत है वो एक ग्रोइंग सुपर पावर है। हमें कैसे भी करके भारत का मोरल डाउन करना है, हमें कैसे भी करके भारत को इंटरनेशनली डिफेम करना है और डिग्रेड करना है। हालांकि सालों में देखें
तो सबसे बड़ा जो और इंटरनेशनल कमेटी बैठी या फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन हुआ है, वो हुआ है पेरिस कन्वेंशन का। भारत पर जब उसका रिपोर्ट सामने आता है कि किस किस देश ने उसके मापदंडों पर खरा उतरा, तो ये केवल 2 ही देश आगे आते हैं, वो था फ्रांस और दूसरा भारत। और बाकी जो देश जो क्लाइमेट चेंज पे बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, काफी पैसे बहाते हैं, वो उसने तो पहले ही बैकआउट कर लिया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूएस। आप देखिए, तो मैं मेरा कंक्लूजन देना चाहूँगा, जो मेरा निष्कर्ष है उसको 2 फेजेस में दूंगा। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मानव अधिकार हैं उनका क्या किया जा सकता है, और दूसरा, भारत के अंदर क्या है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है कि धीरे धीरे जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभ्य से असभ्य की ओर बढ़ रही हैं। चाहे वो बहुत सारे युद्ध हों या फिर जो उनकी वैचारिक त्रुटियां जो आ गई हैं, जो पश्चिम के अंदर आ गई हैं, फिर मिडिल ईस्ट के अंदर आ गई हैं, तो उनको अगर वो सुधार लेंगी और वापस एक सभ्य समाज के निर्माण की ओर कदम बढ़ाने लगेंगी, तो अपने आप अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे मानव अधिकार के इश्यूज हैं, एजेंडाज हैं, वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। जब हम भारत की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि भारत के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी पूजा पद्धति को मानते हों, किसी भी धर्म के हों, वो लोग जिस समय भारतीयता को अपना लेंगे उस समय भारत के सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं मेरा कंक्लूजन करता हूँ, हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। 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 बहुत बहुत धन्यवाद।